Good morning class. So in today's turn we are going to start parallel combination of resistors. So in this topic the next two series combination of resistors. इसमें हमें जो रेजिस्टर्स हैं उनमें अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं एंड वी हैव टू डिक्रीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जहाँ भी हमें इसको यूज़ करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रेजिस्टेंस वहाँ हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी ही है, या फिर अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं तो जब ज़्यादा रेजिस्टर्स होते हैं तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो नेट होगा अगर हम उसको कंबाइन करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ ही जाएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कभी कभी ज़्यादा रेजिस्टर्स को डिपेंड करता है हम किस कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका रेजिस्टेंस घट भी सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड कि अगर हमें नेट रेजिस्टेंस जो है वो घटाना है और हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, तो इन द लास्ट एंड ऑल्सो आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल. सपोज दैट वी हैव 4 रेजिस्टर्स 2, 4, 6 एंड 8 ओम, एंड वी वांट दैट द नेट रेजिस्टर जो है, नेट रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 2 ओम से भी छोटा चाहिए हमें, और इतने सारे रेजिस्टर्स हैं तो अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो है वो 2 ओम से छोटा रेजिस्टेंस अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 ओम से बड़े या 2 ओम तक इतने रेजिस्टर अवेलेबल हैं। तो क्या फिर कोई ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम इन सारे रेजिस्टर्स को कंबाइन करें और नेट रेजिस्टर जो है वो हमें सबसे छोटा मिल जाए, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है मीन्स हियर 2 ओम, उससे भी छोटी वैल्यू का रेजिस्टर हमें मिल जाए। तो इज इट पॉसिबल? तो यस, इट्स पॉसिबल बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कोई भी जो टॉपिक है उसकी नीड क्या है, क्यों, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि जिस भी चीज़ की नीड होती है अकॉर्डिंग टू दैट इट इज स्टार्टेड। तो ये क्यों बना था? ये इसलिए बना था कि नेट रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, घटाना है, उसकी वैल्यू को कम करना है। तो यहाँ पर लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो नीड क्या है कि वी हैव टू डिक्रीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय कंबाइनिंग ऑल द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है, अब आती है इसकी डेफिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की और उसका डेरिवेशन। तो नीड के बाद अब जो डेफिनेशन आएगी दैट इज फ्रॉम द डायग्राम। अब डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा था, क्योंकि जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था कि एंड टू एंड वहां कंबाइन किया जाता है, पॉजिटिव जो एंड है वो बैटरी से कनेक्टेड होगा, पहले रेजिस्टर का फर्स्ट एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसी तरह से आगे। तो ऐसे करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डायग्राम है, सो लेट वी हैव 3 रेजिस्टर्स हियर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। 3 वैल्यूज जो हैं उनके हमारे पास ये रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं और इनका हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग द डायग्राम फॉर दिस। 3 रेजिस्टर्स के लिए हमें डायग्राम बनाना है। तो हमने जो डायग्राम बनाया उसमें फर्स्टली, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में अलग है, वो सीधा डायग्राम था, यहाँ थोड़ा सा जो है वो रेजिस्टर्स को ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए, डायग्राम बहुत बड़ा भी ना बने। तो इसका जो डायग्राम है दैट शुड बी लाइक दिस। बाकी चीजें वही हैं जो होती हैं यहाँ पर, जैसे बैटरी आपको शो करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स दिखाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। ये 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3। उसके बाद यहाँ पर स्विच यूज किया है, और जो बेसिक सर्किट तो यही होता है, अगर आपको इसको प्रॉपरली शो करना है, जो सर्किट अरेंजमेंट होता है जो लैब्स में हम यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पर इसके साथ साथ क्या और चाहिए होगा, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दें और वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट कर दें तो कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा यहाँ पर दैट विल बी V। और क्योंकि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस
टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है ओम्स लॉ का यूज करने पे जो कि कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट है। तो जैसे सीरीज में करंट कांस्टेंट थी, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ V जो है वो तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। उसके अलावा जो है आपको शो करनी है करंट, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी, ये करंट टोटल है, टोटल करंट आई है। आप कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल करंट आई है, और टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आई करंट जब यहाँ पर आती है इस वाले पॉइंट पर, तो दिस पॉइंट इज जस्ट लाइक द जंक्शन। करंट यहाँ पर, करंट के सामने 3 पाथ्स हैं, उसमें उसको जाना है। तो करंट के पास जो अवेलेबल पाथ्स हैं वो ये हैं। तो करंट जब किसी ऐसे जंक्शन पे, किसी ऐसे पॉइंट पर आती है जहां उसके सामने डिफरेंट पाथ्स हैं, तो करंट डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर भी करंट जो है वो करंट का थोड़ा थोड़ा पार्ट, अब करंट कितनी किस में जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि रेजिस्टर कितना है, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट ले रहे हैं ना, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर V कांस्टेंट है तो I और R में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स, यानी कि जिस भी डिवाइस का, जिस भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम मिलेगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो किसको कितनी करंट मिलेगी, सबको इक्वल नहीं मिलेगी, सबको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ तीनों रेजिस्टर अलग अलग ले रखे हैं। अगर हमारे रेजिस्टर यहाँ सेम होते तो करंट की वैल्यू इक्वल होती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। तो यहाँ पर मान लिया R1 में करंट I1 फ्लो होती है, R2 में करंट I2 है, और R3 में करंट I3 है। उसके बाद इनको क्रॉस करने के बाद ये करंट जब फिर से इस वाले पॉइंट पर आती है, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस अगेन बिहेव्स लाइक अ जंक्शन, ये फिर से एक जंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। और अब ये करंट इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से कंबाइन हो जाती है, जो तीनों पार्ट से मिलकर फिर से टोटल करंट आई को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर से इस वाले पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगी, टोटल करंट आई, और वो फ्लो होके यहाँ नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाती है। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का है। अब आपको उसमें क्या करना होगा, डिफाइन भी करना है डायग्राम को। तो डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लिख देंगे कि 3 रेजिस्टर्स हैं, उनका रेजिस्टेंस ये है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज जितना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके सभी के लिए वोल्टेज कांस्टेंट है, और करंट जो है वो तीनों रेजिस्टर्स में इतनी इतनी वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। अब जो है हमें इसको स्टार्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो अब नाउ आई विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या होगी, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बहुत आसान है। अब यही है कि तीनों रेजिस्टर्स जो हैं उनके जो फर्स्ट एंड है वो सभी के फर्स्ट एंड एक साथ ज्वाइंट है, और एक साथ ज्वाइन होके किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी तरह से सेकेंड एंड्स जो है वो ज्वाइन होके कहाँ से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो डेफिनेशन सिंपली जो हमें दिखाई दे रहा है वही बतानी है कि इफ द फर्स्ट एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स together are connected to the positive terminal of the battery, and second ends of all the resistors are connected to the negative terminal of the battery, then this arrangement is known as parallel combination of the resistors. So इसी तरह से बिल्कुल यही तरीका है जिससे कि आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, उसी के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करना है। तो न्यूमेरिकल्स जो है हमारे मैंने सेपरेट रख दिए हैं, अभी इस पर प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को हम इन अ बेटर वे वी कैन डिस्कस इन लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अलावा अगर इन लास्ट वी हैव द टाइम तो हम इसको जो है वो वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर वोल्टेज तो कांस्टेंट है, करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपने लास्ट टाइम सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करा था इससे, इस वाले रिलेशन से। आप क्यों इससे स्टार्ट करा था, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप रेजिस्टेंस तो फाइंड करने जा रहे हैं, आर तो आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसको लेफ्ट में लिख नहीं सकते क्योंकि आर के बारे में आपको कुछ भी नोन नहीं है, वो फाइंड करना है। आई जो था वो सबके लिए सेम था, तो उसको भी नहीं लिख सकते थे। तो बचा क्या था, V, क्योंकि V जो है वो हमें पता था कि टोटल V जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, और V1 V2 V3 का सम था, इसीलिए हमने V से स्टार्ट किया था। अब हमें जो है वो एक चीज जो यहाँ पता है, वो यहाँ क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V तो सेम है, तो वी कैन नॉट राइट द रिलेशन फॉर V।
आर हमें फाइंड करना है, बचा क्या आई, क्योंकि टोटल आई जो है वो हमें पता है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि नाउ वी नो दैट टोटल इलेक्ट्रिक करंट विच इज flowing from the positive terminal of the battery, तो I कितना होगा, दिस इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स व्हेन इट फ्लोज इन द डिफरेंट रेजिस्टर्स। तो I कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये आपका सबसे पहला रिलेशन होगा। फिर आप क्या करेंगे, अब जो डिफरेंट I हैं उनकी वैल्यू आप सेपरेटली फाइंड कर लेंगे, इंडिविजुअली जैसे करना हो। आपको पता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो V होगा, करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके लिए रिलेशन फॉर फर्स्ट रेजिस्टर क्या होगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरह से अगर आप लिखें I2 तो दैट विल बी V अपॉन R2। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं I3 के लिए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो ये 3 जो I की वैल्यूज हैं ये हमें पुट करना है इस रिलेशन में। तो वी कैन राइट इट इक्वेशन 1। तो हमने लिखा यहाँ पर V नो। तो पहला जो है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है किस फॉर्म में आ जाएगी, I इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम V कॉमन ले सकते हैं, देन इट बिकम्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज I। उसके बाद ये जो V है हमारा दैट विल बी हियर इन द डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स I अपॉन V। क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये जो I अपॉन V है आपका, क्योंकि V अपॉन I R होता है, I अपॉन V क्या होगा, 1 अपॉन R मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ R। तो I जो है यहाँ पर टोटल करंट है, V यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो R आएगा यहाँ पर ऑब्वियसली दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रिलेशन बिकम्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। तो एक तो ये मेथड है, दूसरा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने जो है यहाँ पर I की वैल्यू यहीं पर पुट कर दी। जैसे I की वैल्यू होती है V अपॉन R, तो I के प्लेस पर आप पुट कर देंगे V अपॉन R, दोनों से V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन R जो है दैट विल बी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और उस फॉर्म में भी। तो अब आता है आपका ये वाला रिलेशन। तो ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स कंक्लूजन, जैसा कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था वैसे यहाँ पर लिखना होगा। तो 4 पॉइंट्स वहां भी बने थे, बिल्कुल अगर आपने एक जगह याद कर लिया तो दूसरी जगह अपने आप से याद हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम आपके सामने है, क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है ये सब कुछ आपको पता है। तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें करंट कांस्टेंट होती है, पॉइंट ये था। यहाँ क्या बता देंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेजेस कांस्टेंट। दूसरी बात, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो फिर बाकी दो क्वांटिटीज में कैसा रिलेशन है, तो V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स सेकेंड पॉइंट आपका हो गया कि करंट एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका वहां था कि जो नेट रेजिस्टेंस था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, वो क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू थी, इट वाज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ आप कहेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनका भी सम किसका है, रेसिप्रोकल का सम है। एक पॉइंट आपका ये। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग का पॉइंट है, वहां पर क्या था, वहां पर ये था कि जैसे एग्जांपल जो अभी मैंने दिया था 2 4 6 8 4 रेजिस्टेंस, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं
तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी हायर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हायर इसकी वैल्यू, इसको अगर आप ऐड करें, आप चेक कर सकते हैं इसको ऐड करके, तो इट विल बी 2 + 4 6 + 6 12 12 + 8 20। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ क्या है 8, और जो आप इसका इक्विवेलेंट आया सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या आया 20। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में उसकी वैल्यू सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ी होती है। यहाँ पर उसका उल्टा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो आंसर कैसा होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा, दैट विल बी द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यानी कि स्मॉलेस्ट यहाँ कौन सा है 2, जो वैल्यू आएगी वो 2 ओम से भी छोटी होगी। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था, इसकी नीड ही ये है कि अगर आपके पास छोटा रेजिस्टेंस है ही नहीं, बड़े ही हैं सारे, पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो 4th पॉइंट आपका ये होगा। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपको इसके लास्ट में कंक्लूजन में किसी भी ऑर्डर में लिखना है, जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें, कोई भी पॉइंट पहले और कोई भी पॉइंट बाद में आ सकता है। तो दिस वाज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब आपका काम क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करना कॉम्बिनेशन को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि ये जो टॉपिक है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इस टॉपिक का डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं आता है। 10th क्लास में इन टॉपिक्स के डेरिवेशन आते हैं, 12th क्लास में डेरिवेशंस तो नहीं आते हैं, बहुत रेयरली, लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल अगर आता है कि एक ऐसा सर्किट दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अरेंजमेंट्स होते हैं, उनमें आइडेंटिफाई करना कि कैसे कॉम्बिनेशन में ऐड होगा। बिल्कुल ऐसे सिंपल ब्रांचेस बन के तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। वायर क्रॉस कर रहे हैं, वायर जो है वो ज्वाइंट है, उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना। तो आप अपने सामने एग्जांपल्स रखिए, इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क। और उसके बाद जो है लाइव क्लास में और वीडियोस में भी नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, सो यू कैन नोट इट डाउन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक आपका थोड़ा सा पार्ट जो है वो आप पढ़ चुके हैं ईएमएफ टॉपिक में, क्योंकि ईएमएफ को स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, और ईएमएफ से रिलेटेड जो डेरिवेशंस है वो अब आ रहे हैं। तो वैसे तो ईएमएफ जो है वो वहां मैंने हिंट ही दिया था क्या होता है, तो थोड़ा सा ईएमएफ को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ईएमएफ से ही स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का वैसे आपका जो नाम था दैट वाज इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही थी रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट भी आएगा। इन सभी के बीच में रिलेशन आपको ड्राइव करना है। तो सबसे पहले आपने ईएमएफ के बारे में क्या पढ़ा, ईएमएफ होता क्या है। तो ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मिसलीडिंग टर्म है। एक्चुअली फोर्स ये होता ही नहीं है, इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों पड़ा था, क्योंकि उस वक्त जो सर्किट डिजाइन किया गया था उस सर्किट में ये माना गया था, सबसे सिंपल जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उस सिंपल सर्किट में माना गया था कि ये जो बैटरी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता है, ये माना गया कि बैटरी जो है उसके प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल की तरफ चार्ज जा रहा है, और उस चार्ज के जाने की वजह से यहाँ जो रेजिस्टर लगा है एक्सटर्नल, यानी कि कोई भी डिवाइस हो सकती है, यहाँ बल्ब हो सकता है या रेफ्रिजरेटर हो सकता है, यहाँ पर हीटर हो सकता है, एनी डिवाइस में भी दिया जिसको हमें चलाना है, ऑपरेट कराना है। तो प्लस टर्मिनल से जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज जाता है तो ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को ऑपरेट कराता है, ये काम करने लगती है, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फुल फॉर्म क्या है, जो मीनिंग क्या है वो वर्ड से क्लियर है कि इलेक्ट्रोमोटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने वाला, मोटिव मोशन में लाने वाला फोर्स। तो इसका मतलब माना जाता था कि चार्ज कहाँ है, यहाँ पर है चार्ज, प्लस वाले टर्मिनल पे चार्ज है, ठीक है। तो प्लस वाले टर्मिनल पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट के बारे में सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, और जो चार्ज है प्लस वाला वो प्लस से माइनस पे जा रहा है, ये जो है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो ये माना गया कि यहाँ पे जो भी चार्ज था
उस चार्ज पे बैटरी ने क्या किया, फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से जो चार्ज था वो चार्ज क्या हुआ, मोशन में आया और वो प्लस से माइनस पे आ गया। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था पहले के टाइम में, इसी वजह से इसका नाम रखा गया था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाद में ये चीज पता चली कि ईएमएफ जो है वो एक्चुअली फोर्स नहीं है। तो जब ये फोर्स नहीं है तो फिर कौन सी क्वांटिटी है ईएमएफ? तो ईएमएफ जो है वो एनर्जी है। क्योंकि बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी के पास फिर ऐसा क्या है, अगर वो फोर्स नहीं लगाती तो फिर उसके पास ऐसा क्या है कि चार्ज जो है वो प्लस से माइनस पे मूव कर जाता है। तो इसका मतलब बैटरी है सम टाइप ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज, जब मैकेनिक्स में आप पढ़ के आए, कोई भी चीज मोशन में आ गई तो मोशन में आने का मतलब उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड की गई, तभी वो अपनी स्टेट चेंज करके मोशन में आ रही है। तो बैटरी के पास एनर्जी है, और बैटरी की एनर्जी को आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, केमिकल एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बहुत बार पढ़ा है कि बैटरी से अगर कोई चीज चल रही है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बैटरी ने क्या काम किया, बैटरी के पास फिर कौन सी क्वांटिटी, फोर्स नहीं लगाया तो क्या किया उसने, एनर्जी दी। ओके, किसको एनर्जी दी, चार्ज को एनर्जी दी। चार्ज को एनर्जी दी, चार्ज का नाम ऑटोमेटिकली चार्ज है, इसका मतलब जो जो चार्ज है वो कह सकते हैं फिर से रिचार्ज हो जाता है, उसको फिर से एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसकी वजह से वो प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि बैटरी की जो दी हुई एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से चार्ज मूव कर रहा है, प्लस से माइनस पे आ रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ इसका मतलब क्या है, एनर्जी है, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो ये क्या होता है, अब हम पूरे तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें सही वे में, तो एनर्जी इसने दी, लेकिन हमने एनर्जी या वर्क, या फिर कह सकते हैं इसने वर्क किया चार्ज पर, और चार्ज जो है हमने कैसा लिया, चार्ज हमने लिया यूनिट चार्ज। ओके, तो अब जो बिल्कुल सही डेफिनेशन आई है दैट विल बी, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर जो किया गया वर्क होता है वो कहलाता है ईएमएफ। तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस से अलग कैसे है, क्योंकि सेम डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की भी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये डिफरेंट इस वे में है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहां से कहां ले जाने में, वर्क किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ले जाने में किया जा रहा है, वो डिफाइन करता है कि ये ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था डिफरेंस दोनों के बीच में, कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या, बहुत सारे पॉइंट्स थे, उनमें एक पॉइंट इन दोनों की डेफिनेशन थी। वो पॉइंट क्या होता है कि जो वर्क, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहां से यहां तक आने में सिर्फ जो वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अब फिर ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज इन अ कंप्लीट साइकिल या इन अ क्लोज्ड पाथ, या फिर कह सकते हैं कि आउटसाइड द बैटरी प्लस टू माइनस एंड इनसाइड द बैटरी माइनस टू प्लस। ये जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया चार्ज ने, यानी कि वो प्लस से माइनस पे गया सर्किट के बाहर, सर्किट में बैटरी के बाहर, और बैटरी के अंदर वही चार्ज माइनस से प्लस पे आएगा, मतलब अपोजिट मोशन करेगा। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस पे गया, वो तो आसान है उसके लिए, क्योंकि वो खुद प्लस टर्मिनल पे है, माइनस वाले पर जाता है, ट्रैक्शन मिलेगा, अपने आप चला जाएगा, वहां पर बैटरी ने कोई एक्स्ट्रा लेबर की नहीं, अपने आप से जा सकता है। कोई भी फ्लो ऐसा है जो कन्वेंशनल है, जैसे वाटरफॉल हो रहा है तो हाई जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से नीचे अपने आप से फॉल डाउन होगा, नथिंग, नो एफर्ट इज देयर टू मेक द वाटरफॉल। लेकिन अगर उसको नीचे से ऊपर ले जाना है तो वो एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए। वैसा ही बिल्कुल काम कहाँ होता है, बैटरी के अंदर, प्लस से माइनस पे तो चार्ज अपने आप से चला जाएगा। अब वही चार्ज, मान लीजिए ये कौन सा चार्ज आया था, प्लस वाला चार्ज, अब इसी प्लस चार्ज को कहां पर ले जाना है, प्लस वाले टर्मिनल पे ले जाना है। तो सोचिए प्लस चार्ज प्लस टर्मिनल पे क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, तो प्लस वाले को प्लस पे ले जाना जो है वो दैट इज द टफ टास्क। तो यही मेन काम जो है वो बैटरी के अंदर होता है। तो फिलहाल उसको भी डिस्कस करेंगे। इस सेंस में दोनों अलग है कि ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल, प्लस से स्टार्ट होकर दोबारा प्लस में आने में चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, वो कहलाता है ईएमएफ। और सिर्फ प्लस से माइनस तक आने में जो वर्क करना पड़ रहा है आउटसाइड द बैटरी, जो करना पड़ रहा है, वो कहलाता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। ओके,
तो ये जो है आपका ईएमएफ है। अब ईएमएफ के साथ साथ अब इसके बाद अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्टार्ट करूं तो मुझे थोड़ा सा सेल के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी सर्किट की बात करते हैं तो बस ये सिंबल बनाकर हम छोड़ देते हैं, और आउटसाइड द बैटरी जो भी हमें डिस्कस करना है वो सब आउटसाइड द बैटरी होता है। एक्चुअली इनसाइड द बैटरी क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो है केमिस्ट्री में डिस्कस होती हैं, बट हियर इफ यू डोंट हैव द बेसिक नॉलेज तो आपके लिए समझना जो है वो टफ हो जाएगा। तो सपोज दैट ये जो है एक सेल है, सेल सिंपल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, तो उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें। बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत उसकी वाइड स्टडी नहीं करनी है, ये सभी को पता होगा जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और वो क्या है कि ये जो सेल है कैसे बनाई जाती है, तो सेल को बनाने में ये जो भी है एक बॉक्स है, उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था मैंने कि वहाँ दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स मोबाइल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों आयंस जो है वो मोबाइल है। तो ये चीज ध्यान रखनी, प्लस माइनस दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो दो रॉड्स होती हैं मेटल की बनी हुई, वो कहलाती है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये मेटल की बनी हुई रॉड्स हैं, और ये जो सॉल्यूशन है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बोला है, ये भी सॉल्यूशन ऐसा होता है जो कंडक्टिंग होता है, किसके लिए, करंट के लिए। तो यानी कि कुल मिलाकर सारी चीजें ऐसी रखी गई हैं जिनसे होकर चार्ज कैरियर मूव कर सकता है, ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन, और ये जो है वो मेटल की बनी हुई रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स। तो इन इलेक्ट्रोड्स का नाम जो है अलग अलग होता है, इसमें एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। और जब रिएक्शन होती है, जो बैटरी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जब बैटरी वर्क कर रही है तो उन रिएक्शंस यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है तो हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट आवर पार्ट। तो उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाने की जगह सिंपल चीज मैं बता रही हूँ कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो वो रिएक्शन जो है यहाँ पर याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोई भी ग्रुप हो आपके पास, उस ग्रुप में केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप है या बायो ग्रुप है, केमिस्ट्री सभी के पास कॉमन है। केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है आपका ये भी पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में भी पता होगा आपको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं ये भी पता होगा आपको, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन के बाद में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दूसरी बात, रेडॉक्स का मतलब यहाँ दोनों प्रोसेस होते हैं, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। एक रॉड पे रिडक्शन होता है, एक रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो भी चार्ज है, ये चार्ज क्या कर रहा है। अब जैसे हमने इसी की बात करें, जो आपको सिंपल सर्किट दिख रहा है ना, ये सिंपल सर्किट इस तरीके का, ऐसे करके ये जो है ऐसे कर दिया मैंने, इलेक्ट्रोड से कनेक्शन है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, वो डिवाइस है जो ऑपरेट करानी है। ऐसे करके जो प्लस माइनस दिखता है वो ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो क्या होता है कि इसको लिखा, मान लीजिए मैंने इसको लिखा प्लस, ठीक है, इसको लिखा मैंने माइनस, क्योंकि मैं मेनली इलेक्ट्रॉन का मोशन शो कर रही हूँ। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी, प्लस टू माइनस, करंट की डायरेक्शन ये होगी कन्वेंशनल करंट, जबकि इलेक्ट्रॉन की चलने की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर। अब इलेक्ट्रॉन ने इस वाली इलेक्ट्रोड से चलना स्टार्ट किया, माइनस से प्लस तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ही उधर मिलेगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस पे आ गया। अब बैटरी के अंदर जब पहुंचा, यहाँ पर इस वाली इलेक्ट्रोड के पास पहुंचा, अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आके रुक जाता है तो फिर सेल का प्रोसेस ही पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेल को क्या करना है, चार्ज कहीं से नया नहीं आ रहा है इस वाली सेल के पास। ये मत सोचिए कि ये वाली जो रॉड है, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेज रही है, बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, वही इलेक्ट्रॉन को दोबारा यहाँ आना है और फिर से वो यहाँ मोशन स्टार्ट करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को पूरा पाथ कंप्लीट करना, ऐसा नहीं होता यहाँ से यहाँ का खत्म हो गया और उसके बाद यहाँ से एक नया इलेक्ट्रॉन चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर करना है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुका है, इस वाली रॉड पे है, अब उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है। तो दिस इज द टफ टास्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है
वो माइनस की तरफ क्यों जाएगा, माइनस की तरफ तो उसको रिपल्जन मिलेगा। तो यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तभी तो रिपल्जन फेस करेगा वो, लेकिन बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है वो कैसी हैं, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन रिएक्शंस में कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने आप से जो है वो किधर फोर्स कर रही है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू खत्म हो जा रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिपल्जन मिलने की जगह सेल ने क्या करा, यही इंपॉर्टेंस है सेल की, यही सेल का मेन वर्क है। बैटरी के बाहर सेल का कुछ भी वर्क नहीं है, क्योंकि अपने आप से चार्ज को दूसरी साइड में अट्रैक्शन मिल रहा है। सेल का मेन वर्क कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर शुरू होता है कि वही सेल अब क्या कर रही है, अंदर इतनी रिएक्शन, इतनी एनर्जी जनरेट हो गई उसके अंदर कि उसी एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप से इधर पुश हो गया, यहाँ पर आ जाता है। और जब वो यहाँ पर आ गया तो अब उस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी है और अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर से अपने आप से इधर चला जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है। बस सेल का मेन और सबसे टफ काम यही है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ तक लाना है। और जब वो यहाँ तक आ गया तो खुद वो एनर्जी से इतना भर जाता है कि वो जो है अब अपनी पूरी फुल ऑफ एनर्जी के साथ में क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो भी डिवाइस लगी है और अपनी जो जितनी भी एनर्जी इकट्ठा करके लाया है वो इस डिवाइस को दे देगा, और ये इस डिवाइस को जब एनर्जी मिल जाएगी वो ऑपरेट करेगी, इलेक्ट्रॉन वापस प्लस पे आ जाएगा। और फिर स्टार्ट होता है फिर से सेल का वही टफ टास्क कि उसने क्या करा, अब यहाँ से उसको खींच के उस इलेक्ट्रॉन को लाना है यहाँ पर और फिर से इलेक्ट्रॉन को ऐसे करना है। तो सेल का काम क्या है, सेल का काम चार्ज को प्रोड्यूस करने का नहीं है, सेल का काम है चार्ज को घुमाने का। किधर से किधर घुमाना है, प्लस से माइनस तक आ जाने के बाद में फिर से माइनस से प्लस पे ले जाना है और फिर से चार्ज अपने आप से बाहर घूमेगा, फिर से सेल के अंदर इस डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो सेल के अंदर होता है। और वो टास्क करने के लिए मुझे आपको ये दो टर्म समझाने पड़े, क्योंकि आपको कैसे समझ में आएगा कि चार्ज को जहां पे रिपल्जन मिल रहा है चार्ज उधर क्यों मूव करेगा। ओके, तो वैसे तो इस चीज की कोई नीड नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू मेक द डायग्राम, क्योंकि आपको अगर ये बेस पता है, ये बेसिक पता है, तो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। So in this lecture I am finishing up to this point क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, थैंक यू।